हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, नंबरों की दुनिया। नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, इन सारे नंबर्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर्स के साथ। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब है कि वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। अब इनको काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं, इस बात का आंसर समझो। देखो, अपने बचपन में जाओ, पहली बार जब हमने अपनी मैथ की कॉपी को उठाया था तो पहली चीज हमने यही सीखी थी, उसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाना। ठीक है, फिर हमने स्ट्रेट लाइन को हमें बताया गया था कि अच्छा ये 1 होता है, हमने मान लिया ठीक है ये 1 है। अब हमने 1 से ही क्यों स्टार्ट किया था, वहां पे हमें पता है कि 1 से छोटा तो 0 होता है, तो हमने 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया है, हमने तो स्टार्ट 1 से किया था। अब 1 से क्यों किया था वो चीज समझो। देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर कितने ट्रीज हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक रब कर दूं, अब मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ कि यहाँ पर कितने ट्रीज हैं, तो आपका आंसर होगा 2। मैं फिर से एक रब कर देती हूँ, फिर आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे कितने ट्रीज हैं, अब आपका आंसर होगा 1। अब मैं इसको भी रब कर देती हूँ। अब जब ये मैंने रब कर दिया, यहाँ पर कोई ट्री ही नहीं है, तो क्या मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पर कितने ट्री हैं? जब कोई चीज है ही नहीं तो मैं उसके बारे में बात ही क्यों करूंगी। तो अगर कोई चीज है, किसी चीज की एग्जिस्टेंस है, किसी चीज का अस्तित्व है, तो कम से कम वो एक तो होगा ही। एक के बाद तो कितना भी हो सकता है, तो स्टार्ट कम से कम एटलीस्ट एक तो होगा ही, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। इसलिए हमने काउंटिंग नंबर को 1 से स्टार्ट किया था कि अगर हम काउंट कर रहे हैं तो काउंट करने के लिए एटलीस्ट एक होना तो जरूरी है। इसलिए हमने अपने नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर भी कहा था। अब देखो हमने क्या किया, हमने सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को लिया और उनसे एक सेट फॉर्म कर लिया। सेट मतलब एक कलेक्शन, एक स्पेस, एक जगह। मतलब इसको समझो एक बैग जैसा, कि आपके पास कोई एक बैग है, आपने उस बैग के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को डाल दिया और उस बैग का नाम, उस जगह का नाम, उस स्पेस का नाम, उस कलेक्शन का नाम आपने दे दिया कैपिटल एन। ठीक है, तो कैपिटल एन आपको ये बता रहा है कि इस बैग के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब आया 0। 0 ने भी बोला कि भाई मुझे भी जगह चाहिए, तो हमने क्या किया, उस बैग के अंदर 0 को भी डाल दिया। अब जो हमारा कलेक्शन है वो थोड़ा और बड़ा हो गया। अब उस सेट का नाम हमने दे दिया कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू एक ऐसा कलेक्शन है, एक ऐसा सेट है, एक ऐसा बैग है जिसके अंदर 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर हैं। तो अभी हमने 2 नंबर्स पढ़ लिए, नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाएं, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब आए नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स ने भी बोला कि भाई हमें भी जगह चाहिए, तो हमने क्या किया, उसी बैग के अंदर हमने नेगेटिव नंबर्स को भी डाल दिया। हमारा कलेक्शन थोड़ा और बड़ा हो गया, हमारा सेट और बड़ा हो गया, हमारा बैग और बड़ा हो गया, जिसका नाम हमने दे दिया इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से या फिर कैपिटल आई से। ठीक है, अब आपके पास उस कलेक्शन के अंदर 3 टाइप के नंबर हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा समझो। अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर प्लस का साइन है तो आप समझोगे पॉजिटिव इंटीजर है। अगर उसके आगे कोई साइन नहीं लगा, मतलब जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो आप उसको समझोगे पॉजिटिव ही। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर प्लस का साइन हो तब भी, प्लस का साइन ना हो तब भी वो पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। और अगर जिन नंबर के आगे माइनस का साइन है, दैट मीन्स वो है आपके नेगेटिव इंटीजर। अब आता है 0। 0 का खुद का कोई साइन नहीं होता, मतलब ना ही तो हम इसे पॉजिटिव में काउंट करेंगे, ना ही हम इसको नेगेटिव में काउंट करेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स आपके 3 टाइप के हो गए, 0, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये इंटीजर्स जो है प्लस माइनस 0, ये हमारे कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। ये देखो, आपने लिफ्ट यूज की होगी कभी ना कभी, अगर आप ग्राउंड लेवल से ऊपर जाओगे तो आप उसको पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करोगे। सपोज आप ग्राउंड लेवल से सेकंड फ्लोर पे गए हो तो आप उसको +2 से डिनोट करोगे। बट अगर आप ग्राउंड फ्लोर से नीचे गए हो, सेकंड फ्लोर पे ही, मतलब ग्राउंड फ्लोर से नीचे, तो आप उसको डिनोट करोगे -2। ऐसे ही हम इसको अकाउंट से रिलेट भी करते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट के अंदर अमाउंट जो है वो आया है, मतलब क्रेडिट हुआ है, पैसा आया है तो मतलब प्लस। ठीक है, और अगर आपके अकाउंट से पैसा गया है, पैसा कटा है, या फिर आपने किसी को पैसा दिया है, दैट मीन्स आपके अकाउंट से अमाउंट डिक्रीज हुआ है। ठीक है,
तो जब आया होगा तो उसको प्लस से बताओगे, जब गया होगा तो माइनस से बताओगे, जिसको हम क्रेडिट और डेबिट भी बोल देते हैं। ऐसे ही फिर यूज होता है टेम्परेचर के अंदर। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से अगर आप ऊपर की साइड जाओगे तो पॉजिटिव टेम्परेचर, अगर उससे नीचे जाओगे तो नेगेटिव टेम्परेचर। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट को दिखाने के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं और नेगेटिव को दिखाने के लिए हम नेगेटिव, सॉरी लॉस को दिखाने के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही गेम के अंदर अगर आपने गेम जीता है तो मतलब पॉइंट आपने गेन किया, और अगर आपने हारा है तो आपने पॉइंट को लॉस कर दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ इंटीजर्स की डेली लाइफ एग्जांपल्स। अब हम आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन मतलब नहीं, यहाँ पर बात हो रही है ऐसे इंटीजर्स की जो कि पॉजिटिव नहीं है। अब मेरे को अगर ऐसे इंटीजर्स चाहिए जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो मैं इंटीजर्स के कलेक्शन से पॉजिटिव को हटा दूंगी। तो ये मेरा इंटीजर्स का कलेक्शन है, मैं अगर इसमें से पॉजिटिव को हटा दूं तो बचेगा क्या, 0 से लेके -इन्फिनिटी तक के सारे नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर होंगे मेरे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब जो कि पॉजिटिव नहीं है। अब 0 भी तो हमारा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि 0 तो ना ही नेगेटिव में काउंट होता है ना ही पॉजिटिव में काउंट होता है। तो जब नॉन पॉजिटिव की बात हो मतलब ऐसे इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव नहीं है। अब जो पॉजिटिव नहीं है उसमें 0 भी आएगा और सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। फिर है नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब ऐसे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं है। अब जो नेगेटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से नेगेटिव को हटा देंगे। हट गए मेरे सारे नेगेटिव, बचा क्या, 0 से लेके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आएंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर। सेम यहाँ पर भी बोला गया था कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब 0 भी तो नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमने 0 को भी क्या इंक्लूड इसमें कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि -3 बड़ा है या 3, तो आपका आंसर होगा 3। -2 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो आपका आंसर होगा 5। अगर आपसे पूछा जाए कि -4 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो आपका आंसर होगा -1। अगर आपसे पूछा जाए कि -5 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो -2 बड़ा है। इसको समझो एरो की तरफ से। देखो ये जो एरो है ये हमें बताता है कि इस साइड पे जो होगा, टिप साइड पे जो होगा, वो वाला नंबर मेरा बड़ा होगा। देखो यहाँ पे मैंने एरो बनाया, मुझे इससे पता लग गया कि -1 बड़ा है -5 से। ऐसे ही जब मैंने एरो बनाया, -4 छोटा है किससे, -2 से। तो जब आपको दो नंबर में कंपैरिजन करने के लिए पूछा जाए, चाहे वो नेगेटिव वाले हो या पॉजिटिव वाले हो, एरो से बना के समझ जाया करो, जो टिप साइड पे होगा वो नंबर मेरा बड़ा होगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको अब आगे। अब देखो आपकी बुक के अंदर, जो आपकी गणित मंजरी बुक है उसके अंदर कुछ अलग टर्म्स यूज की गई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो इंटीजर्स के लिए। नेगेटिव इंटीजर्स को बोला गया है उसके अंदर डेट, पॉजिटिव इंटीजर्स को बोला गया है फॉर्चून और जीरो को बोला गया है शून्य। ठीक है, तो जब कहीं पे आपको फॉर्चून दिखे तो आपको समझ जाना है कि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, और कहीं पे आपको डेट दिखे तो डेट को समझ जाना है आपको नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट अब हमको देखना है अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि इंटीजर्स को ऐड करने पे किस तरीके का रिजल्ट है, माइनस करने पे किस तरीके का रिजल्ट है, मल्टीप्लाई करने पे किस तरीके का रिजल्ट है, ये सब हमको देखना है। तो फर्स्ट है अ फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज अ फॉर्चून, मतलब जब आप पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ प्लस करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। दैट मीन्स अगर आपने 2 लिया और इसको 5 के साथ ऐड करा, ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, आप इसको क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो जो आंसर आएगा वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अब ये जो बातें लिखी है मैंने ये हमेशा के लिए ट्रू है। मैथ्स के अंदर दो चीजें होती हैं कि अगर कोई बात है जिसको आप ट्रू बोल रहे हो, मतलब जैसे मैंने इस स्टेटमेंट को बोला, तो ये स्टेटमेंट दुनिया के हर एक इंटीजर के लिए काम करेगी। मतलब आप दुनिया के कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को लो और उनको प्लस करो तो आंसर भी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर किसी बात को अगर आपको सही प्रूफ करना है तो वो हर एक चीज के ऊपर, हर एक नंबर के ऊपर वो ट्रू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये वाली जो बात है वो हर एक पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर सेटिस्फाई कर रही है। बट अगर मुझे किसी बात को गलत प्रूफ करना है, उसको फॉल्स बताना है, तो एटलीस्ट मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सिर्फ एक एग्जाम्पल से ही मेरा काम बन जाएगा। मैं अगर
दुनिया का कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा उठा के बता दूं कि भाई ये इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको ट्रू बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको सही बता रही हूँ, दैट मीन्स वो दुनिया के हर एक नंबर पर सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि सेकंड में बोला गया है कि अगर मैं एक डेट को प्लस करूं डेट के साथ, तो आंसर भी डेट ही आएगा। इसका मतलब मैं दुनिया के कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को लूं और उनको प्लस करूं, तो हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। अब आप कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को सोच लो, हमेशा आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक नंबर -2, मैं इसको प्लस कर रही हूँ -5 के साथ। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा -2, यहाँ से प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7, बड़ा 5 है, 5 के आगे माइनस है, दैट मीन आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, जब आप एक डेट को डेट के साथ प्लस करते हो, तो आंसर भी क्या आएगा, हमेशा एक डेट ही आएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, अ फॉर्चून -0 इज अ फॉर्चून। जब आप एक पॉजिटिव इंटीजर में से 0 को माइनस करोगे, तो आंसर भी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। जैसे अगर आप 2 में से 0 को माइनस करोगे, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, अ डेट -0 इज अ डेट। जब आप एक नेगेटिव इंटीजर से 0 को माइनस करोगे, तो आंसर भी हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। देन फोर्थ पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ अ डेट एंड अ फॉर्चून इज अ डेट। जब आप एक पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट नेगेटिव इंटीजर से कराओगे, तो आंसर हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। जैसे आपने नेगेटिव इंटीजर लिया -2 और पॉजिटिव इंटीजर लिया 5, आप इनका जब प्रोडक्ट कराओगे, तो यहाँ से हो जाएगा 10, इसके आगे साइन है माइनस का, इसके आगे साइन कोई भी नहीं है, दैट मीन्स साइन होगा इसका प्लस का। सो माइनस प्लस माइनस, सो आंसर में क्या आएगा, माइनस। सो जब आपने एक नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर के साथ कराया, तो आंसर भी क्या आया, एक नेगेटिव इंटीजर ही आया। अब ये बात हर एक इंटीजर्स पे अप्लाई होगी। देन फिफ्थ पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेट्स इज अ फॉर्चून। जब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कराओगे, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे एक मैं लेती हूँ -2, दूसरा मैं लेती हूँ -5। जब आप इनका प्रोडक्ट कराओगे, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, +10। तो यहाँ पे इससे क्या समझे, जब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कराओगे, तो आंसर आएगा आपके पास प्लस इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हमको देखना है आगे की चीजें। देखो, हमने अभी ये समझ लिया, यहाँ पे सब में हुआ क्या है, एक इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड किया, आंसर भी इंटीजर मिला। इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड किया, तब भी आंसर इंटीजर मिला। अब वो बात अलग है कि पॉजिटिव इंटीजर मिला या नेगेटिव इंटीजर मिला। ठीक है, यहाँ पे आपने एक इंटीजर से इंटीजर को माइनस किया, तो भी इंटीजर मिला। इंटीजर को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो भी इंटीजर ही मिला। तो जब हमने ऑपरेशंस लगाए, किस तरीके से, इंटीजर के साथ जब हम इंटीजर को ऐड करते हैं, तो आंसर भी एक इंटीजर ही मिलता है। इंटीजर में से कोई इंटीजर माइनस होगा, तब भी आंसर आपको इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर के साथ इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे, तो भी आंसर आपके पास इंटीजर ही आएगा। अब सवाल आता है डिवाइड वाला। जब आप एक इंटीजर को इंटीजर के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास जो नंबर आएगा, क्या वो एक इंटीजर होगा या नहीं होगा, ये बताओ। देखो, यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले इंटीजर को ले लूँ 2 और नीचे वाले को ले लूँ मैं 3, अब मुझे ये बताओ, ये इससे ज़्यादा तो और सॉल्व हो नहीं पा रहा है, कुछ मैं इसको कैंसिल भी नहीं कर पा रही, तो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा। तो जो ये 2/3 आया है, क्या ये एक इंटीजर है? इंटीजर के सेट में तो 1 2 3 4 5 -2 -3 -4 इस तरीके के 0 भी है, तो उसमें ये 2/3 तो कहीं भी नहीं है। तो अब इस नंबर का हम क्या करें, तो हमने ऐसे नंबर का एक अलग से नाम रख दिया, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो यहाँ से आती है हमारी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। सो अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, p/q की फॉर्म तो है,
बट p और q जो है वो कहाँ से लिए जाएंगे, इंटीजर से लिए जाएंगे, और q कभी भी जीरो नहीं होगा। अब आप इसका कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर p को 2 ले लूं और q को 5 ले लूं, बन गया एक रैशनल नंबर। यहाँ पर मैं इसको 1 ले लूं और q को मैं 2 ले लूं, बन गया एक रैशनल। ऐसे ही मैं -1 ले लूं और नीचे 5 ले लूं, बन गया एक और रैशनल। तो ऐसे तो आप कितने भी रैशनल बना सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि p और q कहाँ से उठाने हैं, इंटीजर्स के सेट से उठाने हैं। ये जो भी आपके पास इंटीजर का सेट था ना, ये जो कलेक्शन था हमारे पास, इस कलेक्शन से उठाने हैं आपको p और q, ठीक है। बट q के साथ एक कंडीशन है, q कभी भी जीरो नहीं होगा, q को आपको जीरो नहीं लेना। p के पास तो सारे के सारे नंबर की चॉइस है, इसमें से कुछ भी उठा लो, उसको जीरो भी ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट q को आप जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक रैशनल है 0/1, तो डेफिनेशन से देखो पहले। डेफिनेशन में क्या बोला था कि p बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है भाई, p बाई क्यू की फॉर्म है। p और q कहाँ से होने चाहिए, इंटीजर से होने चाहिए, तो p भी हमारा इंटीजर से है, q भी हमारा इंटीजर से है। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन थी कि जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो q हमारा जीरो नहीं है। तो दैट मीन इसने सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको 1/0, ठीक है, ये तो रैशनल है। अब इसको चेक करो, p बाय क्यू की फॉर्म है, हाँ भाई है, ठीक है। p और q इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अब आते हैं इस पे, क्या यहाँ पर q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, बट जीरो के बराबर हमने ले रखा है, दैट मीन्स इसने इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इस वजह से ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। अब सवाल ये आता है कि हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई क्यों है। ये तो हमें समझ में आ गई, ये कंडीशन हमारी क्यों लगाई गई है, क्योंकि ये हमारा जो केस बना है वो इसी से ही बना है कि जब हम दो इंटीजर्स का डिवाइड करते हैं, दो इंटीजर्स का जब हम डिवाइड करते हैं तो जो नया नंबर बनकर आता है उसी का हमने नाम दिया रैशनल नंबर। अब हमें ये कंडीशन समझनी है कि यहाँ पर q को जीरो क्यों नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का आंसर समझो, हम यहाँ पे जो रैशनल नंबर बना रहे हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं कि जब हमारा एक इंटीजर डिवाइड हो रहा है किससे, एक इंटीजर के साथ, तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखूं, मतलब एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पे 5/0 लिखूं, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, ठीक है। अब अगर ये डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये भी रैशनल है, बट मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब डिवाइड क्यों नहीं हो पाएगा वो चीज समझो, ये जीरो बाहर लिखा जाएगा, 5 अंदर लिखा जाएगा। हम यहाँ पर इसका टेबल पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें ये नंबर उस टेबल में मिलेगा, या तो ये नंबर या फिर इससे जस्ट छोटा। अब आप जीरो का टेबल किस तरीके से लिखोगे, 0 × 1 ये भी जीरो, 0 × 2 जीरो, 0 × 3 जीरो। अब मेरे को यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा जीरो के टेबल में जो कि या तो ये हो या इससे छोटा हो, मुझे पता ही नहीं लग रहा। अगर मैं यहाँ पे जीरो भी ले लूं तो जीरो कौन से टर्म पे लिया है मैंने, 1 बारे पे लिया है, 2 बारे पे लिया है, तो ये चीज तो डिफाइन ही नहीं हो रही, क्योंकि हर बार तो आंसर जीरो ही हो रहा है। तो इसलिए हमारी ये चीज कंडीशन लगाई हुई है कि यहाँ पर क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो चीज हमारी डिफाइन नहीं हो पाती, हम यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं ढूंढ पाते जो कि इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा हो, इसलिए वो वहां पर कंडीशन लगाई गई है, ठीक है। अब मैं इस बात को प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ क्योंकि ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, तो आपको आंसर भी प्रॉपर चाहिए होगा इसका। तो मैं लिखती हूँ अब इसको प्रॉपर लैंग्वेज में। अ रैशनल नंबर is defined as p by q, where p and q are integers and q is not equal to जीरो। सो जो p बाई q की फॉर्म होगी वो हमारी होगी रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर मैं q को जीरो ले लूँ, इफ q इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा p बाय जीरो, ठीक है, जिसकी कोई डिफाइंड वैल्यू है ही नहीं, विच हैज नो डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ मैंने ऑलरेडी कर ही दिया, तो आप एग्जाम्पल भी कर लेना। अब देखो कुछ स्टेटमेंट है जिनको हमें बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है।
सो फर्स्ट में बोला गया एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं, आपको बताना है। तो हमारे होल नंबर 0 1 2 3 और नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब मुझे ये बताओ कि क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स हैं? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि देखो 1 यहाँ है, ठीक है, 1 होल भी है नेचुरल भी है, 2 होल भी है नेचुरल भी है, 3 नेचुरल भी है होल भी है। दैट मीन्स 0 को छोड़कर यहाँ पे सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जो इसके पास हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि सारे के सारे मेरे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, बट 0 को छोड़कर। अब मैंने एक चीज बोली थी कि अगर मुझे किसी बात को गलत प्रूफ करना है तो उसके लिए एक ही चीज काफी है। तो यहाँ वो एक चीज कौन काम कर रहा है? 0। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे। इसका रीजन, क्योंकि 0 जो है वो एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे या नहीं? हमारे इंटीजर्स कैसे होते हैं? -1 0 1 2 3 इस तरीके से रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे। अब देखो ये -1 है, -2 -1 0 1 2 इस तरीके से। अब अगर मैं इन सब के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा लूं, ठीक है, तो क्या जो मेरा ओरिजिनल नंबर था इंटीजर, इंटीजर क्या है? -2, मैं ये बोलूं या ये बोलूं बात तो एक ही है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 लगाने पर इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, और मैंने इस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख दिया। तो ऐसे ही आप हर एक इंटीजर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाकर उसको रैशनल नंबर बना सकते हो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि हम सबके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, जिससे वो पी बाई क्यू की फॉर्म बन सकती है। ठीक है, सो ये है हमारी स्टेटमेंट ट्रू। देन थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब इससे उल्टा पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे? तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये एक रैशनल है, बिल्कुल है। क्यों है? इसके में नीचे मैंने 1 लगा दिया, बन गया रैशनल। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये एक इंटीजर है, तो हाँ भाई इंटीजर भी है, ये इंटीजर भी तो है 2। बट अगर मैं यहाँ पे 2/3 ले लूं, ये तो एक रैशनल है, ठीक है, ये एक रैशनल है, बट ये एक इंटीजर नहीं है। तो मैंने इस बात को गलत प्रूफ करने के लिए एक ढूंढ लिया रैशनल। अब ऐसे तो आप कितने भी रैशनल ढूंढ सकते हो, कितने भी, 1/5 6/7, ये सारे के सारे ऐसे रैशनल हैं जो कि इंटीजर्स के सेट में नहीं आते। दैट मीन्स सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। हाँ, इस टाइप के हो सकते हैं, जैसे 2 ले लिया, 3 5 -1 -2, क्योंकि इन सबके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल तो है ही है। अब क्योंकि इनकी वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं इसको 2/1 बोलूँ या 2 बोलूँ, वो बात एक ही है। तो मतलब इस टाइप के तो मेरे सारे के सारे रैशनल इंटीजर हैं। बट जो मुझे गलत प्रूफ करना था वो मैंने इस बात से प्रूफ कर दिया कि ये जो मेरे ऐसे इंटीजर्स, सॉरी, ऐसे रैशनल नंबर्स प्रेजेंट हैं, ये मेरे इंटीजर नहीं हैं। इसलिए सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन आगे पूछा गया है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं? तो नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, होल नंबर 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो क्या सारे के सारे नेचुरल होल नंबर के पास हैं? बिल्कुल है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ 1 से तो है ही है। ठीक है, इसके पास एक्स्ट्रा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पूछा गया था कि नेचुरल होने चाहिए होल, दैट मीन्स नेचुरल का सारा इसके अंदर होना चाहिए। हमारा नेचुरल का सेट इसके अंदर कंटेन होना चाहिए। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, दैट मीन्स सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर होते हैं। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फिर आगे पूछा गया एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर हमारे होल नंबर हैं? तो बिल्कुल गलत बात। जैसे -1 भी है, 0 भी है, 1 2 3 इस तरीके से। अब हमारे होल नंबर तो 0 1 2 3 इस तरीके के।
अब हमारे इसके अंदर के जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो तो होल नंबर के अंदर नहीं आते, दैट मीन्स हमारे सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। देन लास्ट स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? तो एग्जांपल 2/3 रैशनल है बट होल नंबर के सेट में नहीं आता, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, मैंने क्या किया था, स्टार्ट कहाँ से किया था, एक बैग बनाया था, बैग के अंदर ऐसे ऐसे हम डालते जा रहे थे सारे नंबर्स को। तो जो सबसे छोटा कलेक्शन था, जो सबसे छोटा बैग था, वो कौन सा था, हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट था। अब मैंने इस नेचुरल नंबर्स के सेट में जीरो को डाल दिया था, तो एक नया सेट बन गया था एक होल नंबर का। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि सारे के सारे जो मेरे नेचुरल नंबर हैं वो मेरे होल नंबर होंगे, क्योंकि ये वाला बड़ा बैग है, इस बड़े बैग के अंदर ये छोटा बैग डाला हुआ है, तो दैट मीन्स मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होंगे। ठीक है, क्योंकि वो इसके अंदर ही है। ठीक है, अब आगे समझो। फिर हमने क्या किया था, उसके अंदर नेगेटिव्स को भी डाल दिया था। अब यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर भी हैं, मेरे सारे के सारे होल नंबर इंटीजर भी हैं, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेचुरल तो सारे आ ही रहे हैं, ऐसे ही इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर भी आ रहे हैं। अब क्योंकि ये बड़ा बैग है, इस बड़े बैग के अंदर ये दो छोटे बैग हैं, दैट मीन्स हमारे नेचुरल या फिर होल नंबर भी सारे के सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं रैशनल नंबर। हमने क्या किया था, इन सब के डिनोमिनेटर में वन लगा लिया था, सबके डिनोमिनेटर वन। तो यहाँ से बोल सकती हूँ मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हैं, सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं, सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें अलग अलग लिखी है, वो आपको जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप बस ये समझो कि रैशनल क्या है, p/q की फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो बड़ा बैग है ये किसका है, रैशनल नंबर का। अब जब रैशनल नंबर की बात हो रही है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रैशनल होते हैं और इंटीजर भी रैशनल होते हैं, क्योंकि इस बड़े बैग के अंदर ये सारे बैग आए हुए हैं। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर जैसे मैंने लिया था 2/3, तो 2/3 इंटीजर के अंदर नहीं आता। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या इंटीजर्स हमारे होल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नहीं, क्योंकि -3 इसके अंदर नहीं आता। ऐसे ही क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर भी नहीं, क्योंकि जीरो नेचुरल के अंदर नहीं आता। तो यहाँ से ये चीज समझो, जब आप ऐसे जा रहे हो तो दैट मीन्स वो बात ट्रू हो रही है। ठीक है, पर जब आप ऐसे आ रहे हो तो वो बात ट्रू नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहे हो तो हाँ बोल सकते हो कि भाई सारे नेचुरल होल हैं, सारे होल इंटीजर हैं, सारे इंटीजर रैशनल है। बट जब उल्टा आ रहे हो कि सारे के सारे रैशनल इंटीजर है, नहीं है, सारे के सारे इंटीजर होल है, नहीं है, सारे के सारे होल नेचुरल है, नहीं है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने अब ये समझ लिया कि जब आपकी बात हो रही हो रैशनल नंबर की, तो आपके दिमाग में सारे नंबर आ जाने चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर एक बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे हैं। तो मैं जब नेचुरल की बात करूं वो भी एक रैशनल ही है, होल की बात करूं वो भी रैशनल, इंटीजर की बात करूं वो भी एक रैशनल ही है। ठीक है, अब हमको देखना है नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। An equivalent rational number is a number that represents the same value or point on the number line as the original fraction, even though it uses different number in the numerator and denominator. इजी लैंग्वेज में समझो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर होते हैं जो दिखने में आपको अलग अलग लगते हैं, बट वो होते एक जैसे ही हैं, वो होते बिल्कुल सेम है, वो नंबर लाइन पे उसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे ये आपको अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, इसका न्यूमरेटर -1, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर 3, यहाँ पे न्यूमरेटर है -2, डिनोमिनेटर है 6। तो ये देखने में तो मुझे सारे अलग अलग ही लग रहे हैं। ठीक है, बट इन सब की वैल्यू एक ही है। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से भी क्या आएगा, -1/3, यहाँ से भी क्या आएगा, -1/3, यहाँ से भी क्या आएगा, -1/3। ये सिर्फ देखने में ही आपको अलग अलग लग रहे थे, बट जब हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, इनकी वैल्यू सबकी सेम ही है। अब जब सबकी वैल्यू सेम ही है, तो जब आप नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करोगे तो ये सब एक ही पॉइंट को डिनोट करेंगी, एक ही पोजीशन पे ये सारे के सारे आएंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट निकालने के अलग अलग तरीके थे, अलग अलग तरीके मतलब
अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, जो आपने छोटी क्लास में सीखा था। जैसे अगर आपके पास कोई भी एक मान लो कि आपके पास एक रैशनल नंबर है, अब आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना चाहते हो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालना चाहते हो, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, किसी भी नंबर से कर दो, तो जो नया नंबर आएगा वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, बट याद ये रखना है, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हैं आप, इसको डिवाइड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, जो मैंने बोला ना अलग अलग तरीके, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड है, डिवाइड करके भी निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा, पर हम मल्टीप्लाई से करते हैं। जब मैं इसको 2 से करूंगी तो यहाँ से क्या जाएगा 4/10। ऐसे ही जब मैं इसको 3 से करूंगी तो 3 पे हो जाएगा क्या 6/15। और जब मैं इसको 4 से करूंगी तो ये हो जाएगा 8/20। अब ये सारे के सारे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि दिखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, बट जब आप इनके सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने पे क्या आ जाएगा, ये 2/5, ये भी क्या जाएगा 2/5, ये भी क्या जाएगा 2/5। तो ये सारे के सारे वैल्यू किसको डिनोट कर रहे हैं, 2/5। तो ये होते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो, फिर आती है हमारी इक्वालिटी। इक्वालिटी का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि दो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 2/5 इक्विवेलेंट है 4/10, इसका क्या मतलब है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे चेक करो कि भाई इसको भी कैंसिल करके वापस यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ और इसको कर दूं इसके साथ, यहाँ से आ जाएगा 2 × 10 और यहाँ से आ जाएगा 5 × 4। यहाँ से भी 20 आया, यहाँ से भी 20 आया, तो यहाँ से क्या रिजल्ट बना, अगर दो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट हैं या फिर इक्वल हैं, दैट मीन्स मैं अगर उनका इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊं तो वो हमेशा इक्वल आएगा। तो अगर आपको दो रैशनल नंबर को इक्वल बताना है तो आप इनको मल्टीप्लाई करा के देख लो, अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं दैट मीन्स वो इक्वल है, और अगर नहीं आते तो वो इक्वल नहीं होंगे। अब आप ही की बुक का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसके ऊपर। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल, हमें ये बताना है कि ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसका करेंगे इसके साथ, सो ये हो जाएगा 2 × 6 और ये होगा 4 × 3, यहाँ से आ जाएगा 12 और यहाँ से भी आएगा 12, दैट मीन्स दोनों इक्वल है, सो बोथ आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट फिर से वही, इसको करते हैं इससे, इसको करते हैं इससे, तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 8, हो जाएगा 4 × 10, यहाँ से भी जाएगा 40, यहाँ से भी जाएगा 40, सो बोथ आर इक्वल। ठीक है, सो बोथ आर इक्वल। ऐसे ही यहाँ से हो जाएगा -3 × 10, हो जाएगा -6 × 5, देन -30 इज इक्वल टू -30, सो बोथ आर इक्वल रैशनल नंबर्स। देन एक ये है और एक ये है। अब देखो इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, मैंने भी बताया था अगर ये एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर को अगर मुझे रैशनल बनाना है तो डिनोमिनेटर में क्या बनाना पड़ेगा, उसके 1। बन गया रैशनल आपका, बस कर दो मल्टीप्लाई 1 × 9 हो जाएगा 3 × 3, तो यहाँ से आगे 9 और यहाँ से भी 9, सो बोथ आर इक्वल। ठीक है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे कैंसिल करके देख लो तो वो इक्वल है या नहीं, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमको देखने हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। यहाँ पे ऑपरेशंस का क्या मतलब है, मैथ्स के अंदर ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अभी हमने ये देखा कि इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, वो सब हम अभी देख रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। अब हमें ये देखना है कि हम रैशनल नंबर के ऊपर कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, दैट मीन्स एक रैशनल नंबर दूसरे के साथ किस तरीके से ऐड होता है, किस तरीके से माइनस होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे डिवाइड होगा, हमें ये ऑपरेशंस लगाने हैं रैशनल नंबर्स के बीच में। अभी तक आपने ये सीख लिया कि भाई 2 के साथ 2 ऐड करना है, 2 के साथ 5 माइनस करना है, ये समझ में आता है, पर अब हमारे पास 2/5 को ऐड करना है किसके साथ, 1/3 के साथ। ये एक रैशनल है, ये एक रैशनल है, हम दो रैशनल के बीच में प्लस वाला ऑपरेशन लगाना सीखेंगे, ऐसे माइनस वाला, डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो 1 बाय 1 ऑपरेशंस को स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन, जिसको हम सम भी बोल देते हैं, कि दो रैशनल नंबर्स का सम आप कैसे करोगे। अब रैशनल नंबर का जब आप सम करोगे तो दो केस बनेंगे, या तो दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम दिखेंगे, या फिर ऐसे रैशनल रैशनल नंबर होंगे जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। अब ये आपको बहुत अच्छे से आता है, जब दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 + 11 देन 16/4, सो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इनको करते हैं ध्यान से। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, पहले इनका एलसीएम लेते हैं। इन दो का पहले हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 5 10, ये हो जाएगा 2 5 एज इट इज, 5 टाइम्स में ये हो जाएगा 5 × 5। सो एलसीएम क्या आया इसका, 10। ठीक है, अब देखो 10 आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, इसके टेबल में ये कितनी बार में आता है। तो 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। उस 2 को रखो अपने माइंड में, उस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर से, तो इसका न्यूमरेटर कितना है, 2। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये प्लस का साइन एज इट इज। अब सेम काम यहाँ पे के लिए भी करो। 10 के टेबल में देखो कि 10 कितनी बार में आता है, 1 टाइम में आता है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर से, तो 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से क्या जाएगा, 7/10। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगेन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले हमें इसका एलसीएम करना होगा। सी हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। एलसीएम 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, देन 2 1 = 3 1 = सो एलसीएम क्या है इसका, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = सॉरी 2 2 = 4, 4 2 = 8 और 8 3 = 24। सो एलसीएम क्या है इसका, 24। सो 24। अब देखो 12 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो 2 को रखो अपने माइंड में और उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर से, तो 2 7 = 14। सो यहाँ से आ गया 14 प्लस। अब चेक करो कि 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर से, तो 3 5 = 15। तो ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 2, सो 29/24। ठीक है, अब सेम चीज़ हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है, बस जैसे यहाँ प्लस का साइन था वहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन। तो अब हमें देखना है कि हम दो रैशनल नंबर्स को कैसे माइनस करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो सिंपल, यहाँ से आ जाएगा 4/6, ये कैंसिल हो सकता है 2/3 में। अब इनको करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट। पहले काम हमारा एलसीएम, सो एलसीएम 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4, देन 2 1 = 2। सो एलसीएम क्या आया, 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो एलसीएम है आपका 8। अब 8 के टेबल में 8 1 बार में 1 मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो ये हो जाएगा 11 माइनस एज इट इज 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में आता है, 2 मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6। अब इसको कर दें माइनस, सो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, सो हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब हम करते हैं पहले इसको सॉल्व, नेक्स्ट वाले को। अगेन एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 1 = 3, तो एलसीएम क्या है इसका, 9। यहाँ से 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अब देखो यहाँ पे ये वाला साइन ये रहा, ये वाला साइन एज इट इज। ठीक है, अब आते हैं इसके पास, 3 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 3 के टेबल में हमें चेक करना है कि 9 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है। 3 मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से, तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से, तो आंसर क्या आएगा, -6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -6, देन -7 एज इट इज, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 6, देन माइनस प्लस माइनस, 7 में से 6 गए 1, बड़ा 7 है, 7 क्या आएगा, माइनस है, तो आंसर में भी क्या आएगा, -1/9। ठीक है, ये था दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ही है, बस साइन का देखना है कि प्लस होगा तो प्लस कर देना, माइनस होगा तो माइनस कर देना। अब हमको ये देखना है कि दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आपको ये बात याद रखनी है, हम एडिशन में कुछ कैंसिल नहीं कर पाते, मतलब जैसे आप इस तरीके से कैंसिल नहीं कर पाओगे जब आपको दिखे चीज़ें। यहाँ पे आप ऐसे ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे और ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे 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 कट कर सकते हो, बट साथ वाले को कट नहीं करोगे, मतलब एक अगर नीचे होगा तो दूसरा वाला ऊपर ही होगा। ऐसे ही इसको इसके साथ कट कर सकते हो अगर कट हो रहा है तो।
ऐसे इसको इसके साथ कट कर सकते हो, इसको इसके साथ कर सकते हो, बट इसको इसके साथ नहीं करोगे, इसको इसके साथ नहीं करोगे, ठीक है। तो कट करते टाइम बस याद रखना एक नंबर ऊपर का होना चाहिए, एक नंबर नीचे का होना चाहिए, बाकी आप इधर उधर से किधर से भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, सो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हुआ, यहाँ से हो जाएगा 5, ठीक है, 1/5, ठीक है। इससे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। जब हमें कुछ भी कैंसिल नहीं होता हुआ दिख रहा तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा 7 × 5 हो जाएगा 35, और नीचे से आएगा हमारा 88। देन इस वाले में देखो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, सो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, सो हो जाएगा -2 × 5 -10 और 7 × 7 हो जाएगा 49, ठीक है। इजी था, सिंपल था, अब तक करते ही आ रहे हो आप इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। अब डिवीजन आने के लिए पहले आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। हम क्या करते हैं डिवीजन में, पहले जो डिवीजन का साइन है इसको हटाते हैं। हटाते किस तरीके से, ये वाला फ्रैक्शन एज इट इज, रैशनल नंबर एज इट इज, इसको हम बदलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद ये जो हमारा रैशनल नंबर होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मतलब है कि हम 2/3 को डिवाइड कर रहे हैं 3/10 से, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 10/3। बस अब जो कुछ कैंसिल हो रहा है करो, नहीं हो रहा तो सामने सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 20/9, ठीक है। अब आते हैं इस पे, सेम 7/11 एज इट इज, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5/8 का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 8/5। सो यहाँ से आ जाएगा 56/55। नेक्स्ट ये एज इट इज, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 14/5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आएगा -52 और यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीजन। अब इस चीज़ को एक बार समझो और ध्यान से, यहाँ पर मतलब क्या था कि आप इसको डिवाइड कर रहे हो इससे। जैसे अगर आपसे पूछूं कि आपने 15 को डिवाइड किया किससे, 3 से, तो आप इसको कैसे लिखते हो, 15/3, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको इस तरीके से। तो ये सारे हमारे डिवाइड के तरीके हैं करने के। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ, ठीक है, कई बार आपको ये भी दिखेगा करने के लिए। अब ये एक रैशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर खुद एक रैशनल है और जिसका डिनोमिनेटर खुद एक रैशनल है। तो एक रैशनल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी दोनों रैशनल हैं। अब इसको सॉल्व करोगे कैसे, ये सेम वही चीज़ है जो भी आपने ऊपर की है, बस लिखने का तरीका अलग है इसका। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इस नंबर को, आप इस रैशनल को डिवाइड कर रहे हो इसके साथ। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये ऊपर वाला जो है वो एज इट इज, जब ये वाला ऊपर आएगा तो क्या हो जाता है इसका रेसिप्रोकल। अभी मैंने रेसिप्रोकल ही तो किया था। तो जब आप 3/10 को ऊपर लेकर आ जाओगे तो हो जाएगा 10/3। सो ये बन जाएगा 10/3 और यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई, सो यह जाएगा 20/9। इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर मेरे को डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसका कर दो इसके साथ। तो जब आप इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20, और जब इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 9, ठीक है। ऐसे इसका समझो दोबारा से, सेकंड वाले पार्ट का। ये था 7/11, डिवाइड करना है 5/8 से। सो इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो ये हो जाएगा 56, और इसका कर दो इसके साथ ये हो जाएगा 55। अगेन इसका भी करके देखो, वही सेम चीज़, ये डिवाइड हो रहा है 5/14 से। सो इसका करो इसके साथ ये हो जाएगा -52, इसका करो इसके साथ ये हो जाएगा 35। देखो यही सब तो आ रहे थे आंसर, समझ में आ गया। तो अगर आपको इस तरीके के नंबर भी दिखें तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये समझ जाना है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाम से ही पता लग रहा है कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, कोई रैशनल नंबर है, तो ब्रैकेट के हर एक टर्म के पास जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
हर एक टर्म के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ए बी के पास गया तो ए इंटू बी, ए सी के पास गया तो ए इंटू सी। अगर यहाँ पे कुछ और भी होता तो उसके पास भी जाकर मल्टीप्लाई हो जाता। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया। इसको समझते हैं एक क्वेश्चन से। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन जो है आप ही की बुक का है। मैंने सारे क्वेश्चंस जो भी एग्जांपल्स थे सब कुछ मैंने आपकी बुक से ही लिया गया है। तो अगर आप इतने वीडियोस को प्रॉपर क्लासेस को तरीके से देख लेते हो तो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। इतने कैपेबल आप हो जाओगे कि किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लोगे, वो भी अच्छे तरीके से। तो कर लेना पूरे तरीके से। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। अगर यहाँ पे ये नहीं बोला जाता तो आपके ऊपर होता कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पे ये नहीं लिखा रहता तो मैं क्या करती, इसको अंदर पहले सॉल्व कर लेती, जो आंसर आता उसके साथ मल्टीप्लाई कर देती। बट क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। तो पहले हम इसको अंदर भेजेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 7/9 इंटू 6/7 माइनस एज इट इज, देन 7/9 इंटू 3/4। अब जो कैंसिल हो रहा है कर लो, नहीं तो सामने सामने वालों को मल्टीप्लाई करो। ये इससे कैंसिल, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3, सो यहाँ से आया 2/3 और ये हो जाएगा कैंसिल 3 से, तो हो जाएगा 7/12। अब हम देखो यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स को माइनस कर रहे हैं। सो पहले हम करेंगे इनका एलसीएम। सो 3 और 12 का एलसीएम, 2 6 12, 3 एज इट इज, 2 3 6, देन 3 1 3। सो आपका एलसीएम क्या आया 12। सो यहाँ पे जब हम इसको टेबल को पढ़ेंगे तो 4 बार में आता है, 4 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये हो जाएगा 8 माइनस एज इट इज, देन यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 आएगा, 7 आएगा, 7। ठीक है। सो 8 माइनस 7 1/12। सो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आया 1/12। अब आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को फाइंड करने का मतलब है यहाँ पर आपको x की वो वैल्यू मतलब वो रैशनल नंबर फाइंड करना है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए। ऐसे ही यहाँ पर वो रैशनल नंबर जिससे दोनों साइड क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू का वो मतलब है। तो यहाँ से आप इस x की वैल्यू को फाइंड करोगे। ये भी सेम आपने 8th क्लास में भी किया होगा कि एक इक्वेशन से x की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। तो x के साथ जो भी सब एक्स्ट्रा होता है उसको हम एक एक करके हटाते जाते हैं। तो अभी x के साथ मुझे ये भी फालतू दिख रहा है, ये भी फालतू दिख रहा है, तो पहले मैं हटाती हूँ इसको। ये पूरा किस में प्लस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। सो ये हो जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/2। देन यहाँ से हम करेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 4, ये हो जाएगा 5 माइनस 2, ये एज इट इज। सो 3x/4 ये हो जाएगा 3/4। अब देखो इस x के साथ जो 4 है वो डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। सो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4। x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में जाती है तो ऊपर की साइड जाती है, जब कोई डिवाइड में जाएगी तो नीचे की साइड जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 देन 4 इंटू 3। ठीक है। ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई चला गया मतलब ऊपर, ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे चला गया डिवाइड में। ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है कर लो, इसे कैंसिल, इसे कैंसिल। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 वो रैशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पर 1 को सब्स्टिट्यूट करूँगी तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। अब हम करते हैं इसका एक सेकंड क्वेश्चन और। अब यहाँ पर मुझे एक x दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, तो पहले मैं x वाले को एक साथ लिख लेती हूँ। सो ये हो जाएगा 4x, हो जाएगा -7x, क्योंकि इधर पॉजिटिव का था, इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। ये वाला एज इट इज, ये बन जाएगा प्लस का 5/6। देन यहाँ से आ जाएगा -3x, फिर से एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 8 16, देन यहाँ से आ जाएगा 5, देन -3x, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 16 में से 5 गए 11, बड़ा 16 है, 16 के आगे माइनस है तो आंसर में आएगा माइनस। ठीक है। अब x के साथ -3 एक्स्ट्रा है, उसको हम भेजते हैं इधर। सो ये हो जाएगा -11/6 हो जाएगा -3। इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा x इज इक्वल टू 11/18।
ठीक है। सो ये थी वैल्यू आपकी रैशनल नंबर की। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर तो इससे हमारी LHS RHS दोनों इक्वल हो जाएंगी। आपको इक्वल करके नहीं दिखानी, आपको बस यहाँ से x की वैल्यू को निकाल के दिखाना था। अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ से फिर से दोनों का डिनोमीटर आपको अलग दिख रहा है तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हो गया यहाँ से 15। जब आप इसको टेबल चेक करोगे तो यहाँ से 5 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इससे तो हो जाएगा 5x, और इधर आ जाएगा सिंपल x, नहीं 3x। 5 के टेबल में 15, 3 टाइम्स में 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये हो गया 3x। ये वाला पार्ट एज इट इज, यहाँ से हो जाएगा 8x/15, देन 16/15, 16/15 एज इट इज। 15 जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 जाएगा डिवाइड में, 15 से 15 कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो x की वैल्यू जब 2 होगी तब हमारा LHS RHS दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट फिर से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे मैं अंदर कुछ ऐड ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपको यहाँ पे x की वैल्यू पता ही नहीं है, तो आप इसको सॉल्व क्या करोगे। तो एक रास्ता यही है आपके पास कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/6 इंटू एक्स प्लस 15/30 इज इक्वल टू 5/6 इज इक्वल टू x 1/2। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लो। ये देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि दोनों कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब एक इस चीज़ को ध्यान से समझो, आपकी दोनों साइड तो ऑलरेडी इक्वल दी हुई है। ये देखो यहाँ पे 5/6 इंटू एक्स, यहाँ पे भी एज इट इज, यहाँ पे भी हाफ। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू को कुछ भी डालो क्योंकि ये तो ऑलरेडी इक्वल ही है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू को कुछ भी डालो, ये तो हर बार इक्वल ही आएगा। आप x की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, कुछ भी डालो, कोई भी रैशनल नंबर डालो, ये आपको हर बार इक्वल वैल्यू ही देगा क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल है यहाँ पर। अब x की वैल्यू अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ भी तो हो रही है। आप जो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे वो यहाँ भी करोगे। 1 डाला तो दोनों साइड 1 हो जाएगा, 2 किया तो दोनों साइड 2 हो जाएगा, 3 किया दोनों साइड 3 हो जाएगा। तो x की किसी भी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करो, आपका हर बार LHS RHS दोनों इक्वल ही आएंगे। दैट मीन्स अगर आपसे यहाँ पर x की वैल्यू पूछी जाए तो x जो होगा वो आपका एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लो आप, कोई भी, जो भी अभी तक आपने रैशनल नंबर पढ़े हैं उनमें से कोई भी रैशनल नंबर उठाओ और यहाँ पर डालो, वो सब क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज कर लेना और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन कर लेना। ठीक है। थैंक यू।